चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग मल्टीपल क्वेश्चंस या हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ही देखें या किसी बुक से अडॉप्ट करें, सो आई जस्ट थॉट के व्हाई नॉट टू डिस्कस द लास्ट अटेम्प्ट रेशियोज क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इस वक्त हम यहाँ पर प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म की मैं आपको शक्ल भी दिखा दूं कि किस तरीके का नॉर्मली प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, या आपके एसीसी के अंदर जब पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आपका जो आउटले होगा या फॉर्मेट होगा, जो एसीसी का जो सॉफ्टवेयर होगा वो किस तरीके से वर्कआउट कर रहा होगा और उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अच्छा सुनिएगा जरा प्लीज गौर से, ये जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है ये आपकी आईडीज पे अवेलेबल है, यानी कि आप जब अपनी एसीसी आईडी को लॉगिन करते हैं तो वहां पे पास, अब एसीसी ने करा क्या है फॉर द लास्ट अटेम्प्ट से कि उसने पास्ट पेपर्स नॉर्मली वो अपलोड क्या करता था पीडीएफ की फॉर्मेट पे, लेकिन अब वो पीडीएफ की फॉर्मेट पे पास्ट पेपर्स को अपलोड नहीं कर रहा। अब वो पीडीएफ की फॉर्मेट पे पास्ट पेपर्स को अपलोड नहीं करता, बल्कि अब करता क्या है, जो भी पास्ट पेपर्स होते हैं वो यानी कि प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपलोड करते, जैसे कि ये लास्ट अटेम्प्ट का पास्ट पेपर है। अब ये इन्होंने एसीसी ने अपने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया है, अब इसकी पीडीएफ फाइल अवेलेबल नहीं होती, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल नहीं है। पहले ही अब सुन तो लेना है, पहले ये आपके पास करता क्या था, क्वेश्चन और उसका सजेस्टेड आंसर आता था हर पेपर में, लेकिन अब तमाम पेपर स्किल्स लेवल के तमाम पेपर्स F5 से ऑनवर्ड्स जितने भी पेपर्स हैं उन्होंने पास्ट पेपर के क्वेश्चंस डिलीट कर दिए, प्रीवियस भी डिलीट कर दिए, और प्लस इसी के साथ साथ उन्होंने जो है वो अपने एसीसी के पास्ट पेपर के जो सॉल्यूशंस हुआ करते थे, सजेस्टेड आंसर्स हुआ करते थे, वो भी उन्होंने रिमूव कर दिए, डिलीट कर दिए। अब वो आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। तो सर हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे अगर हमें पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी हो? तो उसके लिए मैंने करा ये है कि जो प्रीवियस पास्ट पेपर्स हैं आपके एसीसी के, वो मैंने स्क्रीनशॉट या डाउनलोड्स किए हुए थे, तो मैंने उसको ड्राइव पे अपलोड कर दिए, उसी ड्राइव पे जिसका लिंक मैं ऑलरेडी प्रीवियस डेज के अंदर आपके ग्रुप पे शेयर कर चुका हूं। तो इट मींस आपके पास अब तमाम पास्ट पेपर्स जो लास्ट अटेम्प्ट्स के हैं अलोंग विद द आंसर्स वो अवेलेबल हैं। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अगर मैं आई गेस 2022 से, शायद 2022 से और 2023 से ऑनवर्ड जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। अब वो पीडीएफ फाइल में अपलोड नहीं होते। नंबर 2, उसके आंसर्स नहीं आते। सिर्फ आंसर्स नहीं आते तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे? उसके लिए एग्जामिनर इशू करता है एग्जामिनर रिपोर्ट। क्या इशू कर रहा है? पहले हुआ ये करता था एसीसीए 2-3 चीजें अपलोड करता था, क्वेश्चन, उसका आंसर और एग्जामिनर रिपोर्ट। बच्चे क्या करते थे, क्वेश्चन और आंसर को लिफ्ट कराते थे, एग्जामिनर रिपोर्ट्स को बिल्कुल ही वही करते थे जो उनके घर वाले उनके साथ करते हैं, क्या उसको लिफ्ट ही नहीं कराते थे, एग्जामिनर रिपोर्ट डाउनलोड भी नहीं करते थे, पढ़ना तो दूर की बात है। तो अब एसीसी ने करा ये कि एग्जामिनर रिपोर्ट, लेकिन प्रॉब्लम पता है फिर भी, मैं आपको एग्जामिनर रिपोर्ट इसकी दिखाऊंगा भी, उसमें भी वो कंप्लीट सोल्यूशन नहीं देता, उसमें भी सिर्फ वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को डिस्कस करता है। तो उसका मतलब अल्टीमेटली अगर मैं बात कहूं तो अब सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं, यानी कि अब नाउ ऑनवर्ड्स हमारे पास पास्ट पेपर के सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है। वो जो लेटेस्ट पास्ट पेपर्स हैं लाइक 2023 का ये पास्ट पेपर आपके साथ अभी ट्राई करेंगे हम यहाँ पर। इसके अलावा जो प्रीवियस 2022 का मेरा ख्याल है सितंबर, इससे पहले के अवेलेबल है, लेकिन 2022 का जो आपके पास पास्ट पेपर है 23 के, इसमें आपके सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है। एग्जामिनर अब उसके सॉल्यूशंस नहीं देता, सिर्फ एग्जामिनर रिपोर्ट देता है, और उसमें भी वो गाइडलाइंस देता है कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए था और स्टूडेंट ने क्या क्या ब्लंडर्स किए, तो वो बातें सिर्फ वो डिस्कस कर रहा होता है। तो हम यहाँ पे पास्ट पेपर के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको गाइडलाइंस दे दी कि पास्ट पेपर्स किस तरीके से अपलोड होते हैं। और एक और बात आपको शायद पता होगी कि F7 के अंदर सेक्शन ए और बी के पास्ट पेपर्स अपलोड नहीं होते, सेक्शन ए और बी के पास्ट पेपर्स नहीं मिलेंगे। तो सर सेक्शन ए और बी के पास्ट पेपर्स क्या है? जो आपकी किट है वो आपके समझ लेके पास्ट पेपर्स हैं, जो एसीसी स्टडी हब पे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहां पर अवेलेबल हैं, वो समझ लें कि वो आपके पास्ट पेपर्स हैं, वही आपके अल्टीमेटली पास्ट पेपर्स हैं। आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली, इट मींस आपने पास्ट पेपर की प्रैक्टिस कर ली। सेक्शन सी के पास्ट पेपर्स में भी एक लिमिटेशन है, हमें पता है कि देयर आर 4 विंडोज, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, और हर अटेम्प्ट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 पेपर्स बनते हैं। कितने पेपर्स बनते हैं? आप 2 पेपर्स लगा लें, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल सुबह की शिफ्ट में जिसका पेपर आया, जरूरी नहीं कि दोपहर की जो शिफ्ट है उसका भी सेम पेपर आए। एसीसी नॉर्मली 2 से 3 पेपर्स बनाता है जो कि शफलिंग के साथ नॉर्मली वो सर्कुलेट करता है। तो इसका मतलब अगर 2 पेपर्स भी मैं लगाऊं तो ईच अटेम्प्ट 2 पेपर्स होंगे, तो 2 अटेम्प्ट्स के कितने हो गए? 4 पेपर्स हो गए। कितने पेपर्स हो गए?
4 पेपर्स हो गए, ऐसे ही 4 पेपर्स हो गए। एसीसी करता क्या है, सितंबर और दिसंबर, यानी कि अभी सितंबर अटेम्प्ट का पास पेपर अपलोडेड नहीं है, उसने अपलोड नहीं किया, वो कब अपलोड करेगा, दिसंबर अटेम्प्ट के बाद। यानी कि जो सेक्शन सी के पास पेपर है वो हाफ ईयर बेसिस पर अपलोड करता है। कब करता है, यानी कि सितंबर और दिसंबर का मर्ज करके वो 2 क्वेश्चंस अपलोड करेगा आउट ऑफ 8। सही कह रहा हूं मैं, यानी कि अगर सेक्शन सी में देखा जाए तो 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका मतलब टेंटेटिवली टोटल 8 क्वेश्चंस बन गए। 2 अटेम्प्ट्स के अंदर कितने क्वेश्चंस बन गए, 8 क्वेश्चंस हमारे पास बन गए। तो आउट ऑफ 8 वो सैंपल बेसिस के ऊपर, क्या वर्ड यूज किया मैंने, सैंपल बेसिस के ऊपर वो 2 क्वेश्चंस अपलोड करता है, 2 क्वेश्चंस वो अपलोड करता है। तो इट मींस वो अपने पास एक क्वेश्चन का डाटा बैंक रखता है, वो सारा डिस्क्लोज नहीं करता। लाइक आई कैप जो बनाता है सब डिस्क्लोज कर देता है, जो बनाता है पूरा ओपन कर देता है, आपके पास ओपन है उसका पूरा सेक्शन ए बी सी, जितने भी आपके सेक्शन है सब, एमसीक्यूज वगैरह सब वो, इसीलिए उसका डिफिकल्टी लेवल डे बाय डे बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जब वो पास पेपर टेस्ट कर चुका है तो डेफिनेटली वो इंटर और बीकॉम वाला रूल तो नहीं चला ना, ए लेवल्स वाला रूल तो नहीं चला ना, जो पास पेपर में दिया वही छाप के दे दे उसके अंदर, या वैल्यूज को चेंज कर दें, या उसके अंदर क्वेश्चन का नाम चेंज कर दें, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की, क्योंकि पास पेपर आपने ओपनली सर्कुलेट किए हुए। तो इस और एसीसीए का डिफिकल्टी लेवल इसीलिए रिटेन है। बस ये आपकी मतलब आप इसको एज अ कर्स ना समझें कि यार पास पेपर अच्छा ही नहीं देता, ये अल्लाह का शुक्र अदा करें, जिस दिन उसने पास पेपर रिवील करना शुरू कर दिए ना उस दिन आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके एसीसीए पास आउट कर जाएं, कि जिस दिन उसने एसीसीए ने पास पेपर रिवील कर दिए तो ये एक नॉर्मल आपके पास पैटर्न है हर एग्जामिनेशन बॉडी का, कि जब वो पास पेपर रिवील करते हैं तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। क्यों, उनको पता है कि हमने पास पेपर बच्चों को डिस्क्लोज किए हुए, और जब डिस्क्लोज किए हुए तो डेफिनेटली अब वो उसी प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर से एक स्टेप अहेड जाने की कोशिश करता है। जबकि एसीसीए प्रॉपर पास पेपर रिवील नहीं करता, सेक्शन ए नहीं देता, सेक्शन बी नहीं देता, सेक्शन सी में भी एहसान करता है, ऐसा नहीं कर रहा है ना, ये 2 क्वेश्चन देखिए 8 में से। तो उसका मतलब ये कि वो आपको बेसिकली एक सिर्फ आइडिया देना चाह रहा है कि ये हमारा टेस्टिंग लेवल है, ये डिफिकल्टी लेवल है, आप इस लेवल को मीट करने की कोशिश करें। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये मैंने जो पेपर उठाया है बिल्कुल लेटेस्ट पास पेपर का क्वेश्चन है, दैट इज 2023 मार्च जून जिसको हम कहते हैं। यहां पे देखें अगर आपके पास ऊपर नजर आ रहा है आपको, तो एफआर मार्च जून 2023 का, यानी कि लास्ट आपकी पोर्टल पे जो पास पेपर है वो यही है। इसके बाद अभी कोई पास पेपर का क्वेश्चन अपलोड नहीं हुआ, वो दिसंबर अटेम्प्ट के बाद अपलोड होगा जी। हाँ, सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस हैं वो किट में है, लेकिन वो पुराने पास पेपर्स होंगे, लेटेस्ट पास पेपर्स उसमें आपको नहीं मिलेंगे। बीपीपी कैप्लान के अंदर मैक्सिमम 2021 का मिलेगा, दिए हुए 2021 तक के हैं, इसके बाद के अवेलेबल नहीं है। इसके बाद के अगर आपको चाहिए तो कहां से मिलेंगे, आपको कहां जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, माफ करें, कहां जाना, कहां से मिलेंगे, ड्राइव से मिलेंगे आपको, ड्राइव से भी यहाँ पर, अरे यहाँ पर आपके पास बिल्कुल लेटेस्ट है। तो बाकी 2020 या 2021 के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी किट में है, बाकी नहीं मिलेंगे आपको। अरे नहीं है स्वती, देख लेना यार, तू बेकार में लड़ रहा है। अच्छा सुने जरा, क्वेश्चन बात है ये, अच्छा 2 क्वेश्चन है, एक फाइनल अकाउंट का और एक रेशियोज का। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन अभी मैंने होल्ड किया हुआ है, उसके लिए मैं अलग से सेशन रखूंगा जो मैं इसी तरीके से प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे एक्सेल पे वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अभी मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। देखिए फाइनल अकाउंट क्यों होल्ड कर रहा हूं, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास आईएफआरएस की स्टैंडर्ड्स की बिल्कुल नॉलेज होना जरूरी है, प्रैक्टिस में होने चाहिए वो स्टैंडर्ड। जैसे कि मैं इसका क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, दीदार करा देता हूं मैं आपको, मैं फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन का दीदार करा देता हूं आपको। ये रहा, ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, और इस फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस के अंदर अगर आप देखें तो टोटल 5 एडजस्टमेंट्स आपके पास यहां पर आ रही हैं, 5 एडजस्टमेंट्स आपके पास। एडजस्टमेंट नंबर 4 देखें, एडजस्टमेंट नंबर 4 किससे रिलेटेड है, एडजस्टमेंट नंबर 4 किससे रिलेटेड है, आईएस 12। मैंने कहा एक एडजस्टमेंट लास्ट में देगा, वो आईएस 12 से रिलेटेड उसने एडजस्टमेंट यहां पर दी हुई, आपके पास हैंडआउट में नहीं है, आप मत ढूंढे, मैंने दिया ही नहीं है मुझे, इसीलिए मुझे पता था आप लोग काम की चीजें कम देखते हैं, बेकार की चीज ज्यादा देखेंगे।
ये देखिए एडजस्टमेंट नंबर 1, ये IAS 16 की एडजस्टमेंट है पूरी। मैंने आपसे कहा था 4 या 5 ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो एग्जामिनर फाइनल अकाउंट में लाजमी टेस्ट करता है, IAS 16। और जितनी एडजस्टमेंट दी हुई है, ये वो एडजस्टमेंट है, समझने के 4 मार्क्स की तकरीबन इसकी एडजस्टमेंट होंगी, 3 से 4 मार्क्स की, 3 मार्क्स की तकरीबन IAS 12 की आपके पास यहाँ पर एडजस्टमेंट होगी। इसी तरीके से यहाँ पर एक इंटरेस्ट से रिलेटेड आ रही है, ये किस चीज की एडजस्टमेंट होगी? इंटरेस्ट, यानी कि ये आपके पास दे रहा है कि लोन वगैरह लिया है, लोन के ऊपर कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, किससे रिलेटेड होगी है? नहीं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, IFRS 9। मैंने राफे मैंने क्या कहा था कि कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि एग्जामिनर फाइनल अकाउंट्स में लाजमी टेस्ट करेगा। नंबर 1 IAS 16, IFRS 9, IAS 12, इसी तरीके से IFRS 16, लेकिन यहाँ पे उसने टेस्ट नहीं किया मोस्ट प्रोबेबली। इसी तरीके से इसने एक स्टैंडर्ड और टेस्ट किया यहाँ पे, ये बताइए कौन सा स्टैंडर्ड होगा? इसको देख के कौन सा स्टैंडर्ड लग रहा है? दीनार विनार की बात कर रहा है, फॉरेन करेंसी। तो यार ये स्टैंडर्ड्स अगर स्ट्रांग होंगे ना, तो फिर आपके लिए किसी भी फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं इंशाल्लाह ये क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट आपके पास क्या है कि आपके पास स्टैंडर्ड्स की ग्रिप होना जरूरी है। तमाम स्टैंडर्ड्स में अगर आपकी ग्रिप अच्छी होगी इंशाल्लाह, तो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आप बहुत आराम से कैलकुलेट या सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा, अभी फिलहाल हम यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं टुवर्ड्स द मेन एरिया जो भी हम कर रहे थे, दैट इज द रेशियोज, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, पहले हम क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में भी इसी तरीके से होगा। जो आपका लेफ्ट पेन होगा वहां पे क्वेश्चन होगा, पेन मतलब वो दर्द वाला नहीं, एरिया, जो लेफ्ट एरिया होगा वहां पर आपके पास क्वेश्चन होगा। राइट साइड पे जो अपर साइड है, राइट साइड पे जो अपर है उस पे रिक्वायरमेंट्स होंगी, और राइट साइड का जो डाउनवर्ड एरिया है, जो डाउनवर्ड आपके पास पेन है, उस पे आपके पास यहां पर होगा दैट इज अ सॉल्यूशन, जहां पे अपने आंसर को ड्राफ्ट करना है। पहले आए जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं। याद रखिएगा, अगर रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग का होना। चले आए जरा क्वेश्चन को पहले हम रीड करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको हैंडआउट की फॉर्म में दिया हुआ है, उसको भले अपने पास अभी रख दें, जरूरत नहीं, स्क्रीन पे आपके पास आ रहा है तो यहीं से हम इसको फॉलो कर लेते हैं। घर पे आप उसको प्रैक्टिस पर्पस के लिए यूज करना चाहे तो कर लीजिएगा। सिनेरियो हैज 3 रिक्वायरमेंट्स, 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स हम बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन के डाटा को हम क्विकली थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। अच्छा, पहली रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पहले डाटा देखते हैं क्या दे रहा है। ऑन 1 जनवरी 2003 वी रूम कंपनी एक्वायर्ड, अच्छा इससे पहले वी रूम कंपनी एस्टैब्लिश इज एन एस्टैब्लिश्ड कंपनी इन एन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, यानी एक ऑटोमेटिव इंडस्ट्री यानी कि आपके पास गाड़ियों की इंडस्ट्री है, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, एंड हैज बीन सेलिंग कार्स ग्लोबली फॉर मेनी इयर्स, यानी कि ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है, गाड़ियों की इंडस्ट्री है, और कई सालों से ये गाड़ियां सेल आउट करती जा रही है। ऑन 1 जनवरी 2003 वी रूम कंपनी एक्वायर्ड 80%। अभी सर आपने तो कहा था रेशियोज का क्वेश्चन है, ये कहां पे घुस गया? हाँ सर, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा कि रेशियोज का क्वेश्चन चाहे वो सिंगल एंटिटी के लिए आए या ग्रुप के लिए आए, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब चेंज नहीं होता, नेट प्रॉफिट का मतलब चेंज नहीं होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल का मतलब चेंज नहीं होगा, करंट रेशियो आज भी वही रहेगा। शट अप। तो हाँ ऐसा ही है। अच्छा, 80% ऑफ स्लीक, तो मुझे बताओ स्लीक कंपनी कौन है? स्लीक कंपनी कौन है? 100 मिलियन, स्लीक कंपनी के 100 मिलियन शेयर कैपिटल दे रहा है। कितना शेयर कैपिटल दे रहा है? स्लीक कंपनी इज अ कंपनी विच स्पेशलाइजेस इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। हाँ, स्लीक कंपनी भी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में है, लेकिन कौन सी गाड़ियां बेच रही है? इलेक्ट्रिकल कार्स। देखो, ये सिनेरियो के अंदर जो इंफॉर्मेशन आपको एग्जामिनर जो भी देगा ना, ये आपकी हेल्प के लिए दे रहा है, आपकी सपोर्ट के लिए दे रहा है, लिटरली बता रहा हूं। इसको एज अ कर्स मत लेके यार इतनी इंफॉर्मेशन दी है, यार ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्प आउट करेगी, सपोर्ट करेगी कमेंट्स करने के अंदर। आए जरा आगे पढ़ते हैं। वी रूम कंपनी पेड
कैश ऑफ $650 million ऑन 1 जनवरी 2003। है कोई जो बता सके ये क्या है? कैश पेड यानी कि कंसिडरेशन ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट दी हुई है। सर इन्वेस्टमेंट का क्या काम, मुझे नहीं पता, पढ़ते रहो। एंड विल पे अ फर्दर ऑफ $300 million of cash on 1 January 2006। Hold on, ये पढ़ने के बाद क्या लग रहा है, क्या है ये? डेफर्ड कंसिडरेशन क्या लग रहा है, लेकिन कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है। क्या कह रहा है? इफ स्लीक कंपनी मीट्स दी सर्टेन परफॉर्मेंस टारगेट्स, कि ये 300 मिलियन पे करेगा कब? अगर कुछ टारगेट्स को आपने मीट किया तो। अब बताओ क्या है ये? हाँ, डेफर्ड कंसिडरेशन। अगर ये वहां पे फुल स्टॉप देके चुप हो जाता ना तो मैं कहता डेफर्ड कंसिडरेशन है, क्या है? लेकिन अगर किसी कंडीशन की बेसिस के ऊपर कोई अमाउंट में पे करूंगा तो क्या कहलाएगा? कंटिंजेंट कंसिडरेशन। क्या कहलाएगा? लेकिन कहानी यहां पर भी खत्म नहीं हुई, आगे क्या कह रहा है? एट 1 जनवरी 2003, जिस दिन हमने एक्वायर किया है, द फेयर वैल्यू ऑफ 300 मिलियन। कौन सा 300 मिलियन? अबे जो ऊपर हाँ, कंटिंजेंट कंसिडरेशन की कह रहा है, द फेयर वैल्यू ऑफ 300 मिलियन ऑफ कंसिडरेशन ड्यू टू बी पेड ऑन 1 जनवरी वाज 210 मिलियन। हाँ, यानी कि कंटिंजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है? मुझे बताओ, 300 मिलियन रेलिवेंट होगा, 210 रेलिवेंट होगा? ऑब्वियसली। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन कहानी यहां पर भी खत्म नहीं, आगे क्या कह रहा है? एट 31 दिसंबर 2003, एक मिनट, 1 जनवरी 2003 पे एक्वायर किया था, 31 दिसंबर 2003 पे क्या कह रहा है? एट 31 दिसंबर 2003 द फेयर वैल्यू वाज डीम्ड टू बी 160 मिलियन, यानी कि ईयर एंड पे उसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई है? एक्विजिशन पे कितनी थी? 210। बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई। इसका मतलब कंटिंजेंट कंसिडरेशन की अमाउंट कम हो गई, तो ईयर एंड पे एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है? लायबिलिटी कम हो रही है, क्या एंट्री बनेगी? कंटिंजेंट कंसिडरेशन डेबिट और रिटेन अर्निंग और पीएनएल क्रेडिट। याद रखिएगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन कंटिंजेंट कंसिडरेशन का इन्वेस्टमेंट पे इंपैक्ट नहीं आता। हाँ, जब मैंने एक्विजिशन की होगी ना उस दिन एंट्री जरूर बनी होगी। क्या एंट्री बनी होगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट और कंटिंजेंट कंसिडरेशन क्रेडिट। यहां तक क्लियर है? इसके अंदर खैर सर समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन रेशियोज का और घुसा हुआ कंसोलिडेशन के अंदर अजीब ही माहौल बना हुआ है। खैर आगे चलते हैं। स्लीक कंपनी इज वी रूम्स कंपनीज ओनली सब्सिडरी। इसका मतलब वी रूम की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ कौन है? अबे वी रूम की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ कौन है? स्लीक कंपनी है, ऐसा ही है। और ऐसी सही कह रहा हूं, स्लीक की कंपनी में भी सिर्फ और सिर्फ कौन है? वी रूम है। ऐसे ही एक मोहब्बत है, मेड फॉर ईच अदर। वेरी गुड छिछोरे। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी वी रूम्स, गौर से सुनिएगा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी वी रूम ग्रुप्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003 या 13। कह रहा है वी रूम ग्रुप, और ग्रुप का मतलब क्या है? कंसोलिडेशन। सही कह रहा हूं मैं? यानी कि ग्रुप का मतलब है पेरेंट प्लस, इसका मतलब कह रहा है कंसोलिडेटेड पीएनएल का एक्सट्रैक्ट हमने दिया हुआ है, हमने आपको दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है? नजर आ रहा है किसी को? ये रहा, दिख रहा है सबको? ये वाला कॉलम देखें, ये वाला, सिर्फ ये वाला कॉलम। अब हाँ, ये वाला कॉलम दिख रहा है? ऐसे ही कंसोलिडेटेड दिया हुआ है, लेकिन यही नहीं, एंड और क्या दिया हुआ है? फ्रॉम वी रूम्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002 आर शोन बिलो। यानी कि वी रूम की सिंगल एंटिटी और ग्रुप के अकाउंट दे रहा है। सही कह रहा हूं मैं? यानी कि एक वो अकाउंट दे रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन है? वी रूम है, और एक वो अकाउंट दे रहा है जिसमें विरूम और स्लीप दोनों है। सही कह रहा हूं मैं? यानी कि पेरेंट के इंडिविजुअल अकाउंट अलोंग विद दी पेरेंट के ग्रुप अकाउंट। सही कह रहा हूं मैं? हेलो, यानी कि अगर मैं छोटी सी देखना चाहूं कि मालूम क्या करना चाह रहा होगा, पेरेंट की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अलोंग विद दी ग्रुप परफॉर्मेंस। सही कह रहा हूं मैं? परफॉर्मेंस क्या वर्ड यूज निकला? ऐसे ही, यानी कि वो ये देखना चाह रहा है कि पेरेंट कंपनी की इंडिविजुअल बेसिस पे क्या परफॉर्मेंस थी अलोंग विद दी पेरेंट की ग्रुप परफॉर्मेंस क्या है। ऐसा ही है, आसान हो रही है।
अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे वीरूम कंपनी की ग्रुप पीएनएल और वीरूम कंपनी की इंडिविजुअल पीएनएल हमारे पास यहाँ पर गिवन है। अच्छा, अब सुनिएगा जरा आगे। A member of the finance team has correctly calculated the capital employed figures to be as follows. यानी कि उसने कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यूज, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब याद है लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी, खुद कैलकुलेट करके दे दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यूज उसने हमें खुद, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, सिर्फ क्या है ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट। अब कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। पढ़ते हैं जरा ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है क्या। जी कमर साहब पढ़ेगा जरा, मेरा काम पूरा हो गया जी। कब की बात कर रहा है? एट एक्विजिशन। जी क्या हुआ? स्लीक कंपनी कौन है? सब्सिडरी। जी एक मिनट, स्लीक कंपनी हैड लॉसेस ऑफ 80 मिलियन एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। है कोई जो बता सके ये क्या है? रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ, लेकिन लॉसेस में आ रहा है। आगे चलो आगे चलो। वेट यार, मुझे साला समझ में ही नहीं आ रहा। क्वेश्चन रेशियोज का बोल के लेकर आए हो आप, और आप पता नहीं कंसोलिडेशन से बाहर ही नहीं आ रहे। मैंने क्या कहा था एग्जामिनर का, ये लास्ट अटेम्प्ट का है जिसका तुम लोग रेफरेंस दे रहे थे ना कि कंसोलिडेशन पूछता नहीं पूछता नहीं। बेटा ये कंसोलिडेशन का ही क्वेश्चन है ये, अलॉन्ग विद द रेशियोज, अलॉन्ग विद दी। हाँ, जो आपसे ये कह रहे कि कंसोलिडेशन नहीं आता, ऐसा हो ही नहीं सकता। चमाट मार दे, लिटरली बता रहा हूं, फिर भाग जाइए। खड़ा मत रहियो, क्योंकि वो जो बंदे लाएगा ना डाले में बिठा के, फिर तू वैसे ही भागना पड़ेगा, फिर भाग ही नहीं सके, फिर टंगा टोली करके ले आएंगे मुझे। यार कंसोलिडेशन अगर सेक्शन सी में ना भी आए ना, जैसे इस अटेम्प्ट में वो ए और बी में पूछता है, इसमें कंसोलिडेशन पूछा, छोड़ा नहीं उसने कंसोलिडेशन को। मोहब्बत ऐसी है, पूछा जरूर उसने, लेकिन ए और बी में भी पूछता है। फिर वो सी में दुआ करो कि सी में आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन, बल्कि दुआ ये करो जो आपके लिए बेहतर हो वो आ जाए। हाँ, सेक्शन सी में अगर आ जाता है ना तो फिर वो ए और बी में इतना नहीं पूछता, लेकिन सेक्शन सी में अगर नहीं आता ना तो इट मींस फिर वो ए और बी के अंदर एमसीक्यूज या ओटी केसेस के अंदर लाजमी पूछेगा। वो उसका फेवरेट एरिया है, वो जरूर पूछता है उसके अंदर। खैर आगे बढ़ो जरा। C company also had unrecognized intangible assets estimated to have a fair value of 250 million. यार ये क्या है, ये बताओ, ये कहाँ है ये? नहीं नहीं नहीं, नेट एसेट्स, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल, याद आ रहा है? फिर से हाँ, अनरिकॉग्नाइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड। और ये इंफॉर्मेशन हम कहां पे यूज करते हैं अहमद, कहां पे यूज करते हैं? नेट एसेट्स की वर्किंग में। आगे चल आगे चल। The non-controlling interest is measured at fair value. ये तूने यूजफुल लाइफ वाला पढ़ लिया? अच्छा पढ़ लिया, आगे चल। And the share price of नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पर फिर से। The non-controlling interest is measured at इसका मतलब गुडविल कौन से मेथड से कैलकुलेट करनी है? फेयर वैल्यू मेथड से। ऐसे ही फेयर वैल्यू मेथड से, और फेयर वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहा है? द शेयर प्राइस ऑफ द स्लीक कंपनी। स्लीक कौन है? एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी दे रहा है? समझ में नहीं आ रहा क्यों पूछ रहा है, क्यों दे रहा है बाबा। तुम आगे चलो आगे चलो, आगे तू आगे चल आगे चल। एक मिनट, ये कहना ये चाह रहा है कि जो आपकी कंसोलिडेटेड पीएनएल बनी हुई है ना, हाँ बिल्कुल सही, इसमें हमने प्रॉपर कंसोलिडेट किया हुआ है। स्लीक कंपनी की जो भी एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हमने सारी एडजस्टमेंट इसके अंदर कर दी है। इंट्रा सेल्स परचेज अगर कोई है तो एलिमिनेट हो गया है, यूआरपी है तो वो एलिमिनेट हो गया है, अगर कोई इंपेयरमेंट है तो वो आपके पास रिकॉर्डेड है, अगर कोई एमोटाइजेशन वगैरह के मामलात हैं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, वो सब ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आगे चल आगे चल आगे चल। Three companies' individual financial statement for the period showed revenue of 380 million with losses from. एक मिनट, कह रहे हैं कि स्लीक कंपनी के जो इंडिविजुअल में दिए हुए नहीं है, हमें इंडिविजुअल किसका दिया हुआ है? वीरूम का दिया हुआ है, पेरेंट का दिया हुआ है, लेकिन उसने अलग से इंफॉर्मेशन दे दी है कि स्लीक कंपनी जिसको तुमने एक्वायर किया है 1 जनवरी 2003 पे, उसके आपके पास इंडिविजुअल अकाउंट्स का रेवेन्यू कितना आ रहा है? एंड विद दी ओके, इसका मतलब पता चला जिसको तुमने अपना बनाया है वो खुद नुकसान में। सही कह रहा हूं मैं? ऐसा ही है, उसके इंडिविजुअल अकाउंट का लॉस आ रहा है। कितना लॉस आ रहा है? 170 मिलियन का नेट लॉस आ रहा है। आगे चलें। The pace of declining global sales
V-Room company recently undertook the decision to invest in Sleek. हाँ, यानी कि कह रहा है कि हमारी सेल्स हल्की फुल्की डिक्लाइन हो रही है। वी रूम कह रहा है कि हमारी सेल्स डिक्लाइन हो रही थी, तो वी हैव डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया है? अंडरटुक द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन स्लीक कंपनी। हमने स्लीक कंपनी को एक्वायर कर लिया। आगे चलें। The new technology it made use of. हाँ, कह रहे हैं हमने लंगड़े घोड़े पे पैसे लगाए। सही कह रहा हूं मैं? क्यों लंगड़ा घोड़ा क्यों कह रहा हूं? लॉस में। हमने लॉस मेकिंग कंपनी को अपनी कंपनी बना लिया, सब्सिडरी बना लिया। क्यों? उनको नजर आ रहा है, क्या आ रहा है? क्या नजर आ रहा है कि वो क्या, कहां गया वो, कहां गया? हाँ, ये रहा। ड्यू टू द न्यू टेक्नोलॉजी, याद आ रहा है? ऐसे ही दिख रहा है, इट मेड यूज ऑफ। क्या मतलब? स्लीक कंपनी ऐसा क्या कर रही है? ऐसा क्या कर रही है? हाँ, इलेक्ट्रिक कार्स बना रही है। ऊपर बनाया ना उसने, माहौल बनाया था, सिनेरियो में उसने बताया था कि स्लीक कंपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में डील करती है। किसमें डील करती है? तो इसीलिए वो लंगड़े घोड़े पे पैसे लगा रहे। आगे चलो, आगे चलो। Particularly in relation to the research it was undertaking regarding long battery life. हाँ, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? दो बातें, दो बातें कह रहा है कि ये रिसर्च कर रहे हैं। कौन? Sleek company. किस में रिसर्च कर रहे हैं? लॉन्ग बैटरी लाइफ एंड सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी। दो चीजों में इनकी वो चल रही है। वो क्या? आगे चलें, आगे चलें। ड्यूरिंग स्लीक कंपनी अभी भी रुकी नहीं है, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। किस चीज में? The battery and self-driving technology. एक मिनट, दो चीजों के अंदर। बैटरी, कौन सी वाली बैटरी? लॉन्ग लाइफ बैटरी। और दूसरा, सेल्फ ड्राइविंग की कोई टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं जिसपे वो लोग कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। शायद यही वो वजह हो जिस वजह से स्लीक कंपनी किसमें चल रही है। आगे चलें, आगे चलें। In January 2004. आयो, अभी हम 2003 में, 2013 में कहां पर हैं? 3 कह लें, 13 कह लें, ऐसे ही कह रहा है 2014, यानी कि नेक्स्ट ईयर में। जी बताएं जरा क्या होगा? It was confirmed that the new battery technology was viable. कह रहा है 2014 के लिए कंफर्म हो चुका है कि न्यू टेक्नोलॉजी, जनवरी 2014 में कंफर्म हो चुका है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी वाली कहानी थी ना, वाज अ वायबल प्रोडक्ट, फिजिबल प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? आगे चलें, आगे चलें। हाँ, मार्केट में आ जाएगा या बन जाएगा। आगे चलें। Sleek company was able to patent this technology and the प्रोजेक्ट project entered the development phase at this point. कोई स्टैंडर्ड याद आ रहा है? IS-38 इंटेंजिबल। दादा घुस गया इंटेंजिबल के अंदर। क्या कह रहा है कि जनवरी 2014 में स्लीक कंपनी को ये वायबल प्रोडक्ट लग रहा है। कौन सा वाला? बैटरी वाला। कौन सा वाला? बैटरी वाला। इनको वायबल प्रोडक्ट लग रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि हम उसको लॉन्च कर देंगे और उसका लाइसेंस भी हमें मिल जाएगा, पेटेंट भी हमें मिल जाएगा। इसका मतलब एट दिस पॉइंट, कौन से वाले पॉइंट पे? जनवरी 2014 पे या 4 पे उनको ये पता चल गया कि ये कौन से फेज में एंटर हो चुके हैं। भाई जनवरी 2014 में डेवलपमेंट फेज में एंटर हुए, 2013 में डेवलपमेंट फेज में। इसका मतलब 2013 में जितना भी खर्चा किया होगा रिसर्च फेज, कहां पे क्या होगा? पीने। आगे चल, आगे चल। It is expected that this will be completed during early 2004. ठीक है, 2004 के अंदर इंशाल्लाह डेवलपमेंट फेज भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर The self-driving यार इंपॉर्टेंट बात दी हुई है, कह रहा है कि सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी स्टिल इन दी। इसका मतलब 2014 में भी रिसर्च फेज चलता रहेगा और रिसर्च एक्सपेंसेस इनकर होते रहेंगे और पीएनएल में रिकॉर्ड होते रहेंगे। ऐसा ही है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट का अभी भी डेवलपमेंट फेज स्टार्ट नहीं हुआ। इसका मतलब स्लीक कंपनी बी मेंटली प्रिपेयर्ड। किस चीज के लिए? losses. आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। 5वां पॉइंट। Vroom company also launched a range of after-sales services. व्रूम कौन है? व्रूम कौन है? पेरेंट कंपनी। क्या लॉन्च किया इन्होंने? आफ्टर सेल सर्विस का एक अरेंजमेंट लॉन्च किया है फॉर न्यू कस्टमर्स। आगे इसी साल किया ये इन्होंने। फिर Lower repairs required on new vehicles. हाँ, उनको पता है कि व्हीकल पे कम रिपेयर कॉस्ट लगती है, तो उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने ये सेल सर्विस रिकॉर्ड कर दिया, सेल सर्विस लॉन्च कर दिया। आगे These have been profitable for Vroom. और ये व्रूम के लिए बहुत फायदेमंद रहा है। व्रूम को इससे बहुत फायदा हुआ है, व्रूम बहुत इससे बेनिफिट में रहा है। चलो खैर आगे चलते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, डाटा कंप्लीट हो गया। अब आया रिक्वायरमेंट के ऊपर। जी पहली रिक्वायरमेंट पढ़ेगा जरा। Calculate the goodwill. समझ में आ रहा है कि कंसोलिडेशन की वो सारी इंफॉर्मेशन क्यों दी थी? क्यों दी थी? गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। क्या गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं? ट्राई करें जरा, शाबाश। गुडविल को कैलकुलेट करें, शाबाश। गुडविल को यार मैंने कहा था ना, रेशियोज का क्वेश्चन आएगा ना 6 से 7 मार्क्स वो आपको मोस्ट इजीएस्ट देगा यार। यकीन मानो ये 7 मार्क्स वो होंगे जो हर बच्चा सिक्योर कर सकता है।
जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है ना वो आराम से सिक्योर कर सकता है। या तो वो 7 मार्क्स की आपको रेशियो की कैलकुलेशन दे देगा, क्या दे देगा, बोलो ना यार, 6 मार्क्स की रेशियो की कैलकुलेशन दे देगा। सर यहाँ पे उसने रेशियो की, अच्छा देख लो एक मरतबा, अबे मुझे तो रोली लिफ्ट कराओ, शुरू हो गया। उसने रेशियो की कैलकुलेशन के से मार्क्स रखे, लेकिन कितने मार्क्स रखे, 3 मार्क्स। सर आपने कहा था 6 मार्क्स, अबे यार उसने बाकी की जो 3 मार्क्स है ना उसका वादा है, समझ लो। वो तुम्हें प्रॉमिस बाय गॉड कह रहा है कि रेशियो का क्वेश्चन दूंगा तो 6 मार्क्स तुझे आसान दूंगा। अब वो हो सकता है 6 मार्क्स पूरे कैलकुलेशन पे लगा दे, नहीं तो उसने बाइफिकेट कर दिए, 3 मार्क्स कैलकुलेशन के लिए रख दिए। अभी कैलकुलेशन बताऊंगा, अभी यकीन मानो तुम बोलोगे लिटरली बता रहा हूं, तुम शफकत की तरह हंसना शुरू कर दोगे, अल्लाह पाक उसकी मगफिरत फरमाए, इंतकाल करके आ जाए। खैर, लेकिन लिटरली बता रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं, अभी 3 मार्क्स में कैलकुलेशन तुमसे ही करवाऊंगा, तुम बोलोगे सर ये क्या यार, 3 और ये 4 मार्क्स, 7 मार्क्स उसने तुम्हें दिए सिक्योरिंग मार्क्स। और ये हर बार होगा, आउट ऑफ 20 तुम्हें वो 7 मार्क्स देगा, सजा के देगा वो, तुम लेने वाले बन जाना मार्क्स यार, लिटरली बता रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं। स्टूडेंट करता क्या है, स्टूडेंट करता क्या है, इतना पैनिक कर देता है पेपर के अंदर, इतना पैनिक अटैक ले लेता है कि वो ये 7 मार्क्स स्पॉइल कर देता है। मैं तुम्हें इसके एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ के सुनाऊंगा अभी। मेरा आज का ऑब्जेक्टिव ये कि तुम्हें मैं एग्जामिनर की अप्रोच बताऊं कि वो करना क्या चाह रहा है। वो तुम्हें बताएगा यार कि बच्चा इन 7 इजीएस्ट मार्क्स को भी सिक्योर नहीं करता, पैनिक कर जाता है। तो मेक श्योर करें कि असल में पता होता क्या है, ये स्टूडेंट क्यों करता है, क्योंकि स्टूडेंट कहता है मुझे पूरे 20 मार्क्स चाहिए। क्या चाहिए मुझे, हाँ मतलब वही है ना, आप कह रहे हो कि यार पूरी थाली मेरी हो जाए, सारा का सारा मैं ही लपेट लूं। ऐसा नहीं होगा। एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने आ रहा हूं, 2 स्टेटमेंट्स कहूंगा, गौर से सुनना। 2 स्टेटमेंट, जब तुम पेपर सॉल्व करने बैठोगे, खासतौर पे सेक्शन सी, 40 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है, याद रखना, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि तुम्हें पूरा 40 मार्क्स का पेपर आता हो। मार्क माय वर्ड्स, तुम्हें ये पूरा क्वेश्चन आता हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि तुम बोलोगे मैं 20 में से 20 सिक्योर कर लूं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट भी याद रखना, ऐसा भी नहीं हो सकता कि तुझे कुछ भी ना आता हो, कुछ भी ना आता हो। मार्क्स यार पोजीशन 100 पे नहीं आती, मैक्सिमम मार्क्स पे आती, पोजीशन 100 पे नहीं आती, मैक्सिमम पे। मेरा ख्याल है हिस्ट्री के अंदर शायद एक मर्तबा हुआ है कि 98 मार्क्स के ऊपर पोजीशन आई, 98 या 99 पे शायद आई, एक मर्तबा हुआ है शायद हिस्ट्री के अंदर, एक मर्तबा हुआ है। तुझे जारा की पड़ी है, मैं तुझे यहाँ पे वीरूम का, तो एक मर्तबा हुआ है इसके अंदर। नॉर्मली याद रखिएगा, पोजीशन 100 पे नहीं, मुझे बताना कि अगर ऐसा होता तो 100 आउट ऑफ 100 ना आ रहे होते ग्लोबली, वो भी एक नमूना, सॉरी एक बच्चा, मतलब नमूना ही कहूंगा मैं इसको यार, कि मैं ये सोचता हूं कि कभी कभार के एग्जामिनर ने क्या सोच के भी 1 मार्क्स काटे होंगे, उसको क्या एक डेफिशिएंसी नजर आई होगी, उसके भी हाथ पैर कप कपाए होंगे कि अबे मैं क्या करूं उसके अंदर, वो भी बेचारा। लेकिन लिटरली बता रहा हूं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप ये सोच के जाएं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपको पूरा क्वेश्चन आता हो, कभी भी नहीं होता हो। हाँ, लेकिन ये दूसरी स्टेटमेंट भी कह रहा हूं कि ये भी नहीं हो सकता कि आपको कुछ भी ना आता हो। आप बोलोगे मुझे कुछ भी नहीं आता, क्या ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने पढ़ा, मैं आपसे ही बाबा आजम का क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये तो बहुत पुराना है, आप थोड़ी ऐसे आते हैं, अबे ऐसे ही आते हैं यार। लास्ट में एग्जामिनर का मैंने स्क्रीनशॉट लेके, चाहता तो ये मैंने छापा है ना, मैं चाहता तो स्क्रीनशॉट लेके पेपर देता, बोर्ड पे सॉल्व करा देता। क्यों मैंने तेरे सामने एसीसी का पोर्टल खोला है, ताकि तू मुझ पे विश्वास कर, मुझ पे यकीन कर, ये एसीसी के पास पेपर का क्वेश्चन है, लेटेस्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इसमें से कोई ऐसा डेटा जो आपको समझ में ना आए, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप बोलो सर ये क्या, कुछ भी नहीं है यार, पूरा क्वेश्चन इस वक्त आपके सामने है और नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक बात कह रहा हूं, क्या हमेशा ये माइंडसेट के साथ जाना कि तुम्हें पूरा क्वेश्चन नहीं आता होगा, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट याद रखना कि ऐसा भी नहीं होगा कि तुझे कुछ भी ना आता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, जो तुम्हें आता है तुम अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, इंशाल्लाह यू विल गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट। 20 में से मैक्सिमम तुम्हें सिक्योर करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स तुम्हें इंशाल्लाह यहाँ पे सिक्योर करने की कोशिश करनी है, ढूंढने की कोशिश करो। क्या ये बात समझ आ रही? गुडविल को कैलकुलेट करने की कोशिश करें जरा, गुडविल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ट्राई करें जरा, मैं भी कैलकुलेट करता हूं, आपको इसका फॉर्मेट भी दिखाता हूं कि एसीसी का जो आंसर फॉर्मेट है वो क्या होगा, वो भी देखते हैं हम। पहले आप लोग ट्राई करें जरा, शाबाश।
थैंक यू सो मच। आपने दिया था टेस्ट? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी, और सब्सिडरी का नाम क्या है? बेसिकली स्लीक कंपनी। स्लीक कंपनी के अंदर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम स्लीक कंपनी के अंदर? 650 की। ऐसा ही है, 6,50,000 या 650 खाली लिख देते हैं, चले 650 की हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्लस मुझे बताएं कि कौन सा मेथड है ये? अच्छा, ये 650 की इन्वेस्टमेंट कैसे भी? बाय द वे इसकी 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 वर्किंग देखते हैं, इसकी वर्किंग देख लेते हैं, पहले वर्किंग देख लेते हैं जरा इसकी वर्किंग देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले कैश पेड आ रहा है। कैश पेड कितना आ रहा है? कैश पेड कितना आ रहा है? कैश पेड कितना आ रहा है? 650 कैश पेड है। अच्छा चलो ठीक है, ठीक, कोई मसला नहीं। कैश पेड 650, ऐसा ही। फिर इसके बाद आ रहा है कंटिंजेंट कंसिडरेशन, सही कह रहा हूं मैं? अच्छा, कंटिंजेंट कंसिडरेशन हमें कितना लेना है? कंटिंजेंट कंसिडरेशन कितना लेना है हमें? 210 लेना है। दैट इज द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर ये जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ रही थी, दैट इज एट 31 दिसंबर की, उसकी वैल्यू हो गई है 160। कितनी हो गई है? पहली बात, इसका एक्विजिशन से कोई कनेक्शन नहीं है। ईयर एंड पे इस कंटिंजेंट कंसिडरेशन की वैल्यू कम हो गई है। इस कंटिंजेंट कंसिडरेशन की वैल्यू क्या हो गई है? खैर उसको हम डिस्कस कर लेंगे, अभी फिलहाल मुझे एट द डेट ऑफ एक्विजिशन चाहिए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? टोटल कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड 860, ऐसा ही है। अच्छा, फिर इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? हम क्या ऐड करते हैं? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। कब की? एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जो कि हमारे पास इस वक्त क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, फायदा में एनसीआई बोलते किसको है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सब्सिडरी का वो हिस्सा जो हमारा नहीं है, ऐसा ही है ना? सब्सिडरी का वो हिस्सा जो हमने एक्वायर। मुझे बताओ, सब्सिडरी का टोटल शेयर कैपिटल था कितना? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे कितने? 100 मिलियन। पार वैल्यू नहीं दी थी, इसका मतलब अज्यूम करूंगा $1, तो इसका मतलब 100 मिलियन टोटल शेयर्स थे सब्सिडरी के, जिसमें से कितने परसेंट हमने एक्वायर नहीं किए? कुछ ऐसे भी हैं जो 80% पे कैलकुलेट करते हैं। किस पे कैलकुलेट करते हैं? किस पे कैलकुलेट करते हैं? मैं असीब ये नहीं कह रहा कि तूने ऐसा कुछ किया है, मैं ये नहीं कह रहा तू 100 मिलियन का 80% ले रहा था। असीब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं आपको अभी इसका एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ के सुनाऊंगा कि हसीब अकेला नहीं था। एग्जामिनर ने रिपोर्ट में लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स कैलकुलेटेड द एनसीआई यूजिंग द 80%। तुम्हें अपनों से इतनी मोहब्बत हो गई है कि तुम 80% ही लिए जा रहे हो। अरे एनसीआई किसको कहते हैं? एनसीआई किसको कहते हैं? सब्सिडी का वो हिस्सा जो हमने एक्वायर। इसका मतलब 100 का कितना परसेंट? 20%। 20%। तो मुझे बताओ, 100 का 20%, 100 का कितना परसेंट? 20%। 20% कितना आ रहा है? 100 का 20% कितना है? 20। फॉर्मूला यहां नहीं लगेगा, वर्ड में कौन सा फॉर्मूला लगता है? ओ हेलो, वर्ड पहली बार तो यूज कर रहा है। 100 का कितना परसेंट? 20। ये कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा। 100 का 20%, 20 और मल्टीप्लाई बाय 6.80। यार ये कैलकुलेशन शो करनी है आपने, मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये कैलकुलेशन आपने शो करनी है। तो कितना आ रहा है मुझे बताएं जरा, आंसर कितना आ रहा है? सॉरी, 136। ये हमारे पास क्या आ गया? दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। चले इसके बाद इसमें से लेस करते हैं हम। क्या लेस करते हैं? इसके बाद क्या लेस करते हैं हम? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ स्लीक कंपनी एट एक्विजिशन। सही कह रहा हूं मैं? सर इसके लिए काम करते हैं, अलग से वर्किंग कर लेते हैं, ऐसे ही है। चले अलग से वर्किंग करते हैं, जरा अलग से वर्किंग करते हैं। मुझे बताइएगा जरा, ये आप शॉर्ट में लिखने देंगे। मैंने कहा ना ये सेकेंडरी है सब, ये सेकेंडरी है। अब इसके अंदर आपके पास अगर टाइम हो एट द एंड, तो फिर आप उसको फेयर वैल्यू पूरा कर दें, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पूरा लिख दें, ऊपर डॉलर का साइन लगा दें। बात समझ हमारी इसके अंदर? हाँ, अभी जरूरत नहीं है इसके अंदर यार। लिखने पे तुम्हें एग्जामिनर शायद अप्रिशिएट जरूर कर दे, जजमेंटल मार्क्स दे दे, लेकिन ना लिखने के ऊपर कोई डिडक्शन नहीं है। बात समझ आ रही इसके अंदर? अच्छा,
अब फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन कैलकुलेट करते जरा। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, अरे हाँ वही ना यार, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स अभी कर क्या रहे थे कि उन्होंने रिपोर्टिंग और पोस्ट का भी पूरा कॉलम बनाया। आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, माशाल्लाह, मैं अल्लाह बहुत खुश हूं आप लोगों से कि, लेकिन रिपोर्टिंग और पोस्ट मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ, ठीक है आप करना चाहें कोई इश्यू नहीं है, आपको लग रहा है कि एक फॉर्मेट का पार्ट बना हुआ और वो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, आप कर सकते हैं इसके अंदर। खैर, अब आते जरा नेट एसेट्स। नेट एसेट्स के अंदर कल भी था और आज भी है, क्या चीजें? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी कितना दिया हुआ है? 100। और क्या आता है, और क्या आता है? रिटेन अर्निंग। सर रिटेन अर्निंग आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, लॉस है, लॉस है, कितना दिया हुआ है? लॉस कितना दिया हुआ है? 80। प्लस में लिखे माइनस में? माइनस में 80 आ जाएगा, ऐसा ही है, ब्रैकेटेड फिगर लिखे माइनस में लिखे। सर इसके अलावा एक और एडजस्टमेंट आ रही है, कौन सी एडजस्टमेंट है? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, जिसमें इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल, तो इंटेंजिबल की एक एडजस्टमेंट यहां पर आ रही है, इंटेंजिबल की एडजस्टमेंट आ रही है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। कितना था इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल की वैल्यू? 250। क्या ये बात सुन आ रही है? यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने करा क्या, कुछ स्टूडेंट्स ने क्या करा कि इस इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल का वो क्या, एमोटाइजेशन भी यहीं पे कैलकुलेट कर डाला। याद रखिएगा, वो जो फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन या इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल की एमोटाइजेशन, उसका इंपैक्ट एक्विजिशन के कॉलम पे नहीं आता। कौन से कॉलम पे आता है? रिपोर्टिंग एंड पोस्ट। आप बढ़िएगा जरा, आपको सुना है मैं क्या कह रहा हूं? अहमद उसको तो कुछ किया ही नहीं। अब बात समझ ली, मैं नहीं कह रहा कि आपने रिपोर्टिंग की जगह एक्विजिशन पे डाल दिया था, एक्विजिशन के कॉलम पे हम कभी भी एमोटाइजेशन चार्ज नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, और कोई एडजस्टमेंट? और कुछ भी? टोटल करें जरा, टोटल करें जरा, कितना आ रहा है? 270। क्या ये बात समझ में आ रही है इसके अंदर? ये 270 आपकी गुडविल की कैलकुलेशन का पार्ट बनेगा, 270 आपकी गुडविल की कैलकुलेशन के अंदर पार्ट बनेगा, और ये प्लस होगा माइनस होगा बाय द वे? जी कितना आ रहा है देखें, गुडविल कितनी आ रही है? गुडविल कितनी आ रही है? गुडविल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 7 लाख 726 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी यहां तक क्लियर है, और उसमें कोई एक्सेप्शनल चीज नहीं है, एग्जामिनर ने कुछ अनयूजुअल चीज नहीं पूछी और ना पूछेगा। मैंने कहा ना कि इस क्वेश्चन के अंदर टेंटेटिवली 6 to 7 मार्क्स वो आपको इजीएस्ट मार्क्स देगा, और यहां पर कोई रॉकेट साइंस नहीं दी, नॉर्मल जो काम। अभी शायद आपको अगर प्रॉब्लम हो भी रही है इस वजह से कि आपने रिवीजन नहीं किया हुआ, या आपके रिवीजन में नहीं, एक के पास गया तो वो कह रहा मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। राफे हारून में तुमसे नहीं कह रहा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, मैंने, वो कह रहा मुझे गुडविल की वर्किंग याद है, अल्लाह अल्लाह उसको हिदायत दे। मतलब आपको गुडविल की वर्किंग याद नहीं आ रही, मतलब दिल तो मेरा चाह रहा था मैं गला दबा दूं, लेकिन मैंने बोला क्या अभी बेकार में जेल जाना पड़ेगा, यहीं से डायरेक्ट जाओ, मैंने छोड़ दिया उसको, जाने दिया, मैंने कहा मरने दे उसको ऐसे ही। प्लीज कंसोलिडेशन के लिए मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मेरी बात को इग्नोर कर देंगे। आप ऑल्टरनेट डेज पे कंसोलिडेशन के 2-2, 3-3, 4-4 एमसीक्यूज, ज्यादा थोड़ी कह रहा हूं, मैंने आपसे कोई डिमांड थोड़ी, मैं आपसे कोई अनयूजुअल बात तो नहीं कह रहा कि एक दिन में 40 एमसीक्यूज कर दो, 15 लॉन्ग क्वेश्चन कर दो, मुझे पता है नहीं होंगे, ये इम्पॉसिबल टास्क है। मैं आपको वो टारगेट दे रहा हूं जो डुएबल है, बट इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। 5 एमसीक्यूज जो किट में आपके पास गिवन है, आप डेली नहीं तो ऑल्टरनेट, इससे ज्यादा क्या बोलूं, लेकिन उसको मत छोड़ें, मैं लिटरली बता रहा हूं, मैंने पहले भी आपको डिस्क्लेमर दिया था कि कंसोलिडेशन बहुत गैरतमंद है। अगर आपने इसको अपने साथ नहीं रखा, इसको याद नहीं रखा, तो ये भी आप, ये नहीं आएगा फिर आपके हाथ में, आप भागते फिर जाएंगे इसके पीछे, ये हाथ में नहीं आने वाला, बहुत गैरतमंद है ये। अगर आपने इसको लिफ्ट नहीं कराई ना, तो ये फिर आपको लिफ्ट नहीं कराएगा, आप सर भटकते रह जाएंगे। तो ऑल्टरनेट डेज के ऊपर 5 एमसीक्यूज, 6 एमसीक्यूज और एक लॉन्ग का क्वेश्चन, एंड अप्रोक्सीमेटली
दिस विल टेक अराउंड 1.5 आवर। 1.5 घंटा आपका दिन का लेगा 24 घंटों में से। 1.5 घंटा या मैक्सिमम अगर आपकी स्पीड स्लो है तो 2 घंटे ले लेगा बस। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा गरारी की तरह चलता है या ट्यूबलाइट की तरह ऑन तो फिर 2 घंटे लगा लें, अदरवाइज क्या क्या करवाते हो तुम। खैर, तो प्लीज यार, मैं यार लिटरली दर्द के साथ बोल रहा हूँ, ये जो अभी आप लोगों ने हरकत की ना कि याद नहीं आ रहा, और कुछ लोग तो रजिस्टर खोल के पीछे देख रहे हैं, सर आपने एक वर्किंग कराई थी वो हम देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ऐसा कुछ किया है, हाँ करें प्लीज, ये बहुत अनजस्टिस कर रहे हैं आप इस टॉपिक के साथ, ना करें। मैं आपको बोल रहा हूँ इतनी इंपॉर्टेंट, आप कह रहे हैं अच्छा होगा सर आपके पास होगा, हमें नहीं आएगा पेपर में। बस ठीक है, आप अगर बंगाली बनना चाहते तो देख लिया, आपको पता है फिर मैं। अच्छा खैर, ये पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, पहली रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बात है जरा एग्जामिनर की। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, जरा देखिए, जरा पढ़ना जरा कमर साहब। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये बोल रहा है कि जो आपको टेबल प्रोवाइड किया गया है, इंसान के बच्चे बनो और उसी को यूज करना। होशियारी मत दिखाना अपना टेबल। सर आपने कहा था टेबल बनाना, आपके भाई ने ऐसा टेबल बनाया है एग्जामिनर भी शॉक हो जाएगा। भाई आपने रॉक नहीं करना ना, उसने शॉक करना है, आपने आंसर देना है इसको। जी आगे बढ़ेगा जरा। Calculate the following ratios for the years ended 31st December 2018 and 31st December 2002 for the टोटल कितने रेशियोज? 3 रेशियोज, सिर्फ 3 रेशियोज। और मैंने आपसे कहा था एग्जामिनर परफॉर्मेंस और पोजीशन के रेशियोज पूछता है बस। परफॉर्मेंस में 4 रेशियोज थे, जीपी मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर, रोस। पोजीशन के अंदर करंट रेशियो, क्विक रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, रिसीवेबल, पेबल, इन्वेंट्री 5, और गियरिंग रेशियो। ठीक, ये और इंटरेस्ट कवर रेशियो पूछ लेता है तो ठीक है। तो ये टोटल 6 रेशियोज आपके पास यहां पर हो गए, 4, ये टोटल 10 रेशियोज हैं जो एग्जामिनर नॉर्मली पूछता है आपसे। ये 10 रेशियोज के ऊपर एग्जामिनर घूमता है। और मैंने उसमें भी आपको बताया था, अभी मैं करेंगे इसके अंदर डिस्कशन करेंगे कि इन रेशियोज के अंदर 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, 2 एक्सट्रीम लोकेशंस हैं, वेदर देयर विल बी अ इंक्रीज और देयर विल बी अ डिक्रीज। 2 ही चीजें यार, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। सर ये ग्रुप आया, ग्रुप अबे देख लेते हैं, अभी आया देखते क्या करना। अभी क्या कैलकुलेट करना है? जीपी मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और तीसरा रोज कैलकुलेट करके बनाया। शाबाश, दोनों का कैलकुलेट करना है, ग्रुप का भी करना है और इंडिविजुअल का भी कैलकुलेट करना है। डेटा गिवन है आपके पास, प्लीज कैलकुलेट करना जरा। शाबाश, कैलकुलेट करें जरा। शाबाश, प्लीज जल्दी से, हसीब जल्दी कर यार। और कोशिश करें कि अपने पास इसी तरीके का टेबल बना लें, इसी टेबल को अपने पास बनाएं और रेशियोज कैलकुलेट करें। 3 रेशियोज कैलकुलेट करना है आपने प्लीज। ग्रुप के आसान है, ये मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं, ड्रामे नहीं करें। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक मिनट, 13450 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इस तरीके से वर्किंग आपने शो करनी है। आपने इस तरीके से वर्किंग, आंसर यहां पे आ जाएगा। आंसर बताएं जरा इसका क्या आ रहा है? 17.1%, ऐसा ही है। चलें, और विरूम कंपनी की वर्किंग बताएं क्या की है? 2400 डिवाइडेड बाय 12,000। सारी इंफॉर्मेशन ऑन हैंड अवेलेबल थी, कोई हिडन इंफॉर्मेशन नहीं थी, सब चीजें अपफ्रंट पे आपके पास यहां पर गिवन थी। मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंट आ रहा है इसका? 19.7%, 19.7%। चलें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की वर्किंग बताएं जरा क्या आ रही है? 730 डिवाइडेड बाय, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? पीबीआईटी या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय सेल्स। तो सेल्स की इंफॉर्मेशन 13,000, ऊपर से आ जाएगी 450, ऐसा ही है। मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर बताएं क्या आ रहा है? सॉरी, 5.4%। चले, और उसका बताएं जरा इंडिविजुअल का? 940 डिवाइडेड बाय 12,200 मल्टीप्लाई बाय 100, रिजल्टेंट
7.7%। चले, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अरुण, पीबीआईटी नहीं है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? 730 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड अलग से दिया हुआ है आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है? 33,670 मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज कितना आ रहा है? 2.1% आ गया। चले, और विरूम कंपनी का बताएं। 940 डिवाइडेड बाय 31,450 मल्टीप्लाई बाय 100 रिजल्टेंट 2.9 3 आ रहा है। हाँ, 2.983%। चले, ये आपके पास क्या आ गया? ये सुनिएगा जरा, सऊद माजरत के साथ को डिस्टर्ब किया मैंने। मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आप इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा सुनिए जरा, ये हमने रेशियोज कैलकुलेट किए। वाज दिस अ डिफिकल्ट टास्क टू डू? और सर रेशियो कैलकुलेशन ऐसी ही होगी, स्ट्रेट अवे फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट्स गिवन होंगे, आपने रेशियोज कैलकुलेट करना है। सो दीज वर द 7 मार्क्स जो कि इजीएस्ट मार्क्स थे, जो हमेशा एग्जामिनर रखता है इस क्वेश्चन के अंदर। खैर, अब आते हैं सर वो चैलेंजिंग टास्क जिसपे उसने रिक्वायरमेंट क्या रखी है। आया जरा रिक्वायरमेंट पढ़ते जरा जी, पढ़ेगा जरा रिक्वायरमेंट क्या है। हमें परफॉर्मेंस को, और क्योंकि उसने रेशियोज कैलकुलेट किसके करवाए? परफॉर्मेंस के, तो ऑब्वियसली हम परफॉर्मेंस के ऊपर ही कमेंट करने जा रहे हैं। एनालाइज द परफॉर्मेंस फॉर द वीरूम ग्रुप फॉर द ईयर एंडेड। यार कॉन्सेंट्रेट करो, अभी तक तुम में से किसी ने भी एक मेजर डेफिशिएंसी यहां पे हाईलाइट नहीं की। क्वेश्चन हमने कितनी मर्तबा स्किम कर लिया, लेकिन अभी तक एक बिल्कुल बेसिक चीज है जो इस क्वेश्चन के अंदर डेफिशिएंसी है, वो अभी तक किसी ने हाईलाइट नहीं की। एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ अ वीरूम ग्रुप फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो? टू दी परफॉर्मेंस ऑफ वीरूम कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002। अब तो हाईलाइट करो वो डेफिशिएंसी। एक्सीलेंट सर, मैं ग्रुप की इंडिविजुअल से तो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकता हूं, लेकिन अकल का तकाजा है कि कंपैरिजन करने के लिए लाइक टू लाइक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साला बेवकूफ गधा, रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, बहुत अच्छा इंसान है, एसीसी है, इंटेलिजेंट है, वो आपकी टेस्टिंग करना चाह रहा है कि वो आपकी टेस्टिंग करना चाहता है। मैं बेवकूफ गधा आप लोगों को कह रहा था कि ये टेस्टिंग करना चाह रहा है कि हमेशा कंपैरिजन होता है लाइक टू लाइक। मैं 2002 की परफॉर्मेंस को 2002 से कंपेयर करूं, अच्छा लगूंगा। ये क्या बेवकूफी है कि आप ग्रुप के अकाउंट्स दिखा रहे हो 2003 के, सही कह रहा हूं मैं? ये देखो लेफ्ट साइड पे, और विरूम कंपनी के जो अकाउंट्स बने हुए हैं वो कौन से ईयर के इंडिविजुअल अकाउंट? 2002 के। इसका मतलब ये लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं है। पहली बात, जब आप कमेंट्स करेंगे तो आप बताएंगे इसके अंदर, या तो आप करंट ईयर के ही इंडिविजुअल अकाउंट्स देते, ऐसा ही है, या फिर आप नेक्स्ट ईयर, एक साल गुजरने के बाद फिर ग्रुप के और इंडिविजुअल अकाउंट दे। तो पहली चीज जो आपने हाईलाइट करनी है, अगर इस तरह की कभी सिचुएशन आ जाए कि ऑल्दो, पहले इंस्टेंस के अंदर पहला ही स्टांस आपने ये देना है कि द कंपैरिजन विल ऑलवेज बी लाइक टू लाइक। The group accounts shows the results for the year 20x3. However, the individual accounts are for the year of 20x2. The comparison or the analysis would not be feasible, would not be relevant so far. लेकिन अब जो वो कह रहा है तो हमें ये बोल के जा नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ही ना चीज हेलो पता चला आपने वही फुल स्टॉप लगाया, ये नहीं हो सकता। भाई अब जब वो दे रहा है तो कर दे कमेंट, अब लड़ना नहीं है उससे। आपने बता दिया ना एक लाइन के अंदर, आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन शो कर दी ना, बस अब आप इंसान के बच्चे बन जाए। अब कंपैरिजन कर सकते हैं हम। आगे चलते, जरा आगे बढ़ेगा जरा, फिर कंपेयर टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ विरूम कंपनी, यानी कि हमें इन शॉर्ट पहली स्टेटमेंट लिखने के बाद अब भूल जाए कि ईयर का फर्क है, अब आप विरूम कंपनी के इंडिविजुअल अकाउंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे विद द ग्रुप परफॉर्मेंस। क्या ये बात समझ में आ रही है? ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रोज। थोड़ी सी पहले हम डिस्कशन करते हैं, थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं, डिस्कशन करते हैं। हाँ
अच्छा, पहले तो रेशियोज जो हमने कैलकुलेट किए, रेशियोज, इसको देखें जरा, इसको थोड़ा सा इवेल्युएट करें। पहले तो हम इसके ऊपर देखें ना कि हो क्या रहा है। जीपी मार्जिन विरूम कंपनी के इंडिविजुअल का कितना था, ग्रुप का कितना आ रहा है? यार तुम लोग सोचो जरा, इंडिविजुअल अकाउंट्स में कितने कंपनी के प्रॉफिट्स थे, कितनी कंपनी की सेल्स थी, ग्रुप में कितने कंपनी के प्रॉफिट है, कितनी कंपनी की सेल्स है। आइडियली बढ़ना चाहिए था, कम होना चाहिए था? यार खुद सोचना है यार, एक अकेले कंपनी के तुमने पहले तो प्रॉफिट्स या रेशियोज कैलकुलेट किए, अब तुम ग्रुप के कैलकुलेट कर रहे हो। वहां पर एक कंपनी के रेशियोज हैं, यहां पर दो कंपनी के रिजल्ट्स को मर्ज करके ले रहे हो, साला फिर भी रेशियो इंक्रीज नहीं हो रहा, फिर भी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बढ़ना चाहिए था लेकिन डिक्रीज हो रहा है। तो सुनता जा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट विरूम कंपनी का इंडिविजुअल अकाउंट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? 7.7%। ग्रुप का कितना आ रहा है? फिर मुझे बताओ, बढ़ना चाहिए था, कम होना चाहिए था? यार वेरी गुड, आ रहा हूं ना, वेरी गुड, वेरी, प्लीज गिव अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर कमर, द रॉक स्टार, द शाइनिंग स्टार ऑफ F7. हो गया, पैसे पूरे हो गए बेटा, 200 रुपए काट इसके। अच्छा अच्छा सुन यार, यहां पे क्लियर है इसके अंदर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विरूम कंपनी का इंडिविजुअल अकाउंट का कितना आ रहा है? 3%। ग्रुप का कितना आ रहा है? हर सिचुएशन में एक ही आंसर मिल रहा है कि सब्सिडरी कोई अच्छी कंपनी, ऐसा ही है ना। लेकिन सिर्फ ये लिख देना जस्टिफाइबल नहीं होगा। सॉरी, क्या फिर से बोल? वेरी गुड, मैं आ रहा हूं, ये सब बताना है ना। मैंने कहा ना, इस सिनेरियो के अंदर जो बातें लिखी हुई है ना, ये तफरी के लिए नहीं लिखी हुई। ये सारी बातें, वो बाद में बोलूंगा, ये सारी बातें आपने कमेंट से बतानी है। बात समझ में क्या कह रहा है उसके अंदर? अच्छा, अब पहले हम सारी बातें नोट करते हैं, जरा क्या क्या चीजें थी जो हम कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। पहले अपना एक छोटा सा एनालिसिस कर रहे थे, कि क्या क्या चीजें हैं जो कमेंट्स में हम लिख सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहली चीज के मेजर रीजन फॉर द डिक्रीज इन द रेशियो, जो हमें नजर आ रहा है कि सब्सिडरी कौन सी कंपनी है, लॉस मेकिंग। कौन सी कंपनी है? जिसकी वजह से बेचारी पेरेंट कंपनी के इंडिविजुअल अकाउंट्स वो तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन उसकी वजह से आपकी ओवरऑल ग्रुप की परफॉर्मेंस क्या हो गई है? डिक्लाइन हो गई है। ऐसा ही है, लेकिन सिर्फ ये एक पॉइंट काफी नहीं है, एक और पॉइंट भाई ने बताया कि सब्सिडरी कंपनी रिसर्च फेज में है। कौन से फेज में थी सर? वो तो डेवलपमेंट फेज शुरू हो गया है 2014 में, 2013 में तो पूरा साल उन्होंने रिसर्च कॉस्ट एक्सपेंस आउट की होगी। क्या की होगी? इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे जब कमेंट करने लगो, किस पे? तो उसका मतलब ये जरूर लिखना कि ओवरऑल रिजल्ट्स ऑफ अ ग्रुप शुड हैव बीन, होना चाहिए था, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन शुड हैव बीन इंक्रीज एज देयर आर द प्रॉफिट्स ऑफ टू कंपनी। सही कह रहा हूं मैं? ऐसा ही है, एज देयर आर द प्रॉफिट्स ऑफ टू कंपनीज, बट वी कैन सी इन द इंडिविजुअल अकाउंट्स दैट सब्सिडरी, कि आपके सब्सिडरी कंपनी। अच्छा, एक और चीज के अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई थी, ये देखें, ये वाली इंफॉर्मेशन शायद आप भूल गए होंगे। ये वाली लाइन पढ़े जरा, ये वाली लाइन पढ़ जरा। स्लीक कंपनी कौन है? सब्सिडरी कंपनी। पढ़ जरा, पढ़। Three companies' individual financial statement for the period showed revenue of 380 million with losses from operations of Sir, this can be demonstrated। पता चल रहा है कि स्लीक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है बल्कि ऑपरेटिंग। इसका मतलब यह है कि ओवरऑल ग्रुप की जब दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मर्ज होती हैं तो प्रॉफिट रेशियो बढ़ना चाहिए था, लेकिन डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? बिकॉज द सब्सिडरी कंपनी इज इन। अब देखो, ये बोल के चुप मत हो जाओ, बताओ क्यों लॉस मेकिंग हो रही है? बिकॉज दिस मेजर एक्सपेंडिचर ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी इज इनकर्ड ऑन रिसर्च कॉस्ट एंड दिस will have been this should have been expensed out in the P&L, because of which the subsidiary company is a loss making organization. आ रहा हूं, वो पेरेंट कंपनी, इस पे एक मिनट आ रहा हूं, ये चीज हो गई इसके अंदर। अच्छा, एक और चीज अगर हम थोड़ी सी इवैल्यूएट करें, मुझे बताएं विरूम कंपनी के इंडिविजुअल अकाउंट्स का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 12,200। ऐसे ही है यहां पर सेल्स, और ग्रुप का कितना आ रहा है? ऐसे ही है।
लास्ट ईयर के कंपैरेटिव इस साल सेल्स कितने से बढ़ी है? 1000 कैलकुलेट करें लास्ट ईयर 1250 कितने से बढ़ी है? ऐसा ही है, 1250 की सेल्स बढ़ी है इस साल, जिसमें सब्सिडरी की सेल्स कितनी है? 380। सही कह रहा हूं मैं? सब्सिडरी की सेल्स सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 380। इसका मतलब बाकी सेल्स किसकी है? पेरेंट कंपनी। इट मींस, हाँ, इट मींस अगेन 870 की सेल्स किसकी आ रही है? पेरेंट कंपनी की आ रही है। अगेन दिस शोज के पेरेंट कंपनी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो अभी भी अच्छी है, लेकिन सब्सिडरी कंपनी की वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो गया। अल्टीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मलबा भी किस पे जा रहा है? सब्सिडरी पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? सब्सिडरी। क्योंकि सेल्स आपके पास यहां पर जो इंक्रीज हुई है, जो सेल्स का आपके पास लास्ट ईयर कंपैरेटिवली इंक्रीज आ रहा है, उसमें मेजर सेल्स का इंक्रीज किसकी वजह से है? सब्सिडरी कंपनी, ओ सॉरी, पेरेंट कंपनी की वजह से है। इसका मतलब ये कि सब्सिडरी की सेल्स में भी कोई चार्म नहीं है, जिसकी वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, पेरेंट कंपनी की सेल्स क्यों बढ़ रही है? वेरी गुड। लास्ट पॉइंट से अगर लिंक करें कि पेरेंट कंपनी की सेल्स क्यों ज्यादा है, क्योंकि सर पेरेंट कंपनी ने इस साल स्ट्रेटेजी ऑप्ट की हुई है। क्या स्ट्रेटेजी ऑप्ट की हुई है? हाँ, तो आप लिंक कर सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो के अंदर कि दिस कैन बी शोन, दिस कैन बी सीन के the sales of a parent company is more than the sales of a subsidiary company. The reason could be कि parent company, Vroom company, word use करें कंपनी का, Vroom company offers the after sales services to their customers. हाँ, प्रॉफिटेबल भी है, ऐसे ही ना लिखा हुआ भी है कि दिस हैज बीन या दीज हैव बीन प्रॉफिटेबल फॉर Vroom कंपनी, जिसकी वजह से कि आपके पास पेरेंट कंपनी की परफॉर्मेंस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी अच्छी नजर आ रही है। अच्छा, एक और इंपैक्ट है यहाँ पे, एक और इंपैक्ट है जो आप लोग अभी कैलकुलेशन में कर रहे थे, एमोटाइजेशन। ऐसा ही है। लास्ट ईयर जो Vroom कंपनी के अकाउंट्स हैं, किसके अकाउंट्स हैं? क्या उसमें इस तरह की कोई एमोटाइजेशन रिकॉर्ड हुई होगी? नहीं। क्या ये कंसोलिडेटेड अकाउंट्स है? क्या इसमें एमोटाइजेशन रिकॉर्डेड है? यस, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के अंदर एमोटाइजेशन की एडजस्टमेंट ऑलरेडी मौजूद है। इसका मतलब यह है कि इस रीजन की वजह से भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ा। हाँ, कि इंडिविजुअल अकाउंट में आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा था, लेकिन कंसोलिडेट जब किया तो उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया? कम हो गया। क्यों सर? क्योंकि आपके इंडिविजुअल अकाउंट में कोई भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और जब कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं थी तो कोई भी एमोटाइजेशन भी रिकॉर्ड। अब जब आपने कंसोलिडेट किया है तो उस कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के अंदर आपने एमोटाइजेशन के एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड किया। हाँ, कह सकते हो उसके अंदर, लेकिन अभी हम बैलेंस शीट को बीच में ना लाएं, पीएनएल को फोकस करो। यानी कि आपने एमोटाइजेशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल को रिकॉर्ड किया होगा। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? जी, यहां तक क्लियर है इसके अंदर? और कोई बताएं जरा, और कोई ट्राई करें जरा इंफॉर्मेशन से, और कोई इंफॉर्मेशन से ट्राई करें जरा, और कोई इंफॉर्मेशन से ट्राई करें जरा। डेवलपमेंट कॉस्ट तो अभी नहीं कैपिटलाइज होगी ना, वो नेक्स्ट ईयर होगी। उसका एमोटाइजेशन भी नेक्स्ट ईयर आएगा, उसका एमोटाइजेशन भी नेक्स्ट ईयर आएगा। इसके अंदर एक और पॉइंट ये भी रेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि डेवलपमेंट फेज में चला गया, लेकिन दूसरा प्रोजेक्ट अभी भी किसमें है? इससे क्या फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? सर नेक्स्ट ईयर भी आपके एक्सपेंसेस बढ़े हुए रहेंगे। सही कह रहा हूं मैं? नेक्स्ट ईयर भी, हाँ कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी नेक्स्ट ईयर भी कंपनी जो है वो रिसर्च एक्सपेंस को पीएनएल के अंदर चार्ज करेगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उससे कोई पॉजिटिव साइड निकल सकता है? हाँ फ्यूचर, लेकिन ये दीजिएगा कंक्लूजन में, क्योंकि आपने सब्सिडरी कंपनी को जो है ना इतना नेगेटिव कर दिया है अभी कमेंट्स के अंदर, और करेंगे भी, जाहिर सी बात है, जब लॉस मेकिंग सब्सिडरी है तो हम उसको नेगेटिव करेंगे। कंक्लूजन में उसको थोड़ा सा डिफेंड करें, कंक्लूजन में डिफेंड करें। हाउ एवर, कंक्लूजन में डिफेंड कर सकते हैं, हाउ एवर के सब्सिडरी कंपनी इज अ लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ही है, बट बिकॉज इट्स वर्किंग फॉर दी, देखो स्टार्टिंग के अंदर जो वर्ड्स यूज किए ना वो वर्डिंग यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग के अंदर क्या कहा था उसने? स्टार्टिंग के अंदर उसने क्या कहा था कि हम ये लंगड़े घोड़े पे पैसे क्यों लगा रहे हैं?
कहाँ गया वो लाइन, कहाँ गई वो लाइन, बताओ मुझे। हाँ कहाँ है वो, ये रहा, ये वाला, ये वाला नहीं है ये, अच्छा थर्ड पॉइंट, अरे तो गुस्सा कर रहा है यार। हाँ ये वाली लाइन पढ़ जरा, ये वाली लाइन पढ़ जरा, ये वाली लाइन पढ़ जरा। In the face of declining global sales, E-Room company recently undertook the decision to invest in sleep company due to the new technology it made use of. Particularly in relation to the research it was undertaking regarding long battery lives and self-driving technology. हाँ यानी कि आपके पास क्या कह रहा है ये, इसीलिए इसने एक्वायर किया है। तो इस पैराग्राफ को हम यूज कर सकते हैं फॉर द कंक्लूजन कि इट्स द बेस्ट स्ट्रेटेजी, क्योंकि आपके पास यहाँ पर पेरेंट कंपनी ने जब इसको एक्वायर किया तो इस एजेंडा के साथ एक्वायर किया है। एंड दिस कैन बी एविडेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सिनेरियो, द वन ऑफ द प्रोजेक्ट is now in the development phase, and this will definitely give rise to future revenues and may enhance the profitability of the subsidiary as well as for the group. क्या मेरी बात समझ आ रही है इसके अंदर? तो ये इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हैं फॉर कंक्लूजन, कि आखिर में आप एक कंक्लूजन विड्रॉ करें जिसमें आप ये इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड करें। अच्छा बिल्कुल, अच्छा रोस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही मुझे, क्या मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट करूं? रोस का फॉर्मूला क्या है, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन पे कमेंट करूंगा, वही कमेंट्स यहां पर भी आ रहे होंगे। कोई और चीज, मैंने कहा था इसके फॉर्मूले से खेलें, जहां आप ट्रैप करते हैं ना, जहां आपको कुछ नजर ना आ रहा हो, अंधेरा अंधेरा सा आ जाए, तो आप उसके फॉर्मूले पे वर्किंग शुरू करें। पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द वे बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इंक्रीज इन डिनोमिनेटर will decrease the ratio, ऐसा ही है, ऐसा ही। डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आ रहा होगा, शेयर होल्डर्स इक्विटी, और दूसरा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड है। और एक बात याद रखना, जब मैं ग्रुप अकाउंट्स बनाता हूं, याद रखना सब्सिडरी की इक्विटी एलिमिनेट हो जाती है, सब्सिडरी का शेयर कैपिटल नहीं आता, सब्सिडरी का शेयर कैपिटल और जो तो इंटरनली जनरेटेड गुजरेला था वो गुडविल में चला गया। बात सुन मारी इसके अंदर, वो यहां पर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में मर्ज, लेकिन लायबिलिटीज होंगी ना, लायबिलिटीज तो मर्ज करते हैं ना हम। इसका मतलब ये है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के कम होने का यानी कि रेशियो के कम होने का सबसे बड़ा इंपैक्ट किस वजह से, कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मर्ज हो गई। बात समझ आ रही है इसके अंदर, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो है वो पेरेंट की भी आ रही है और सब्सिडरी की भी आ रही है। वेरी गुड, इसकी वजह से इंटरेस्ट पे भी इंपैक्ट पड़ा होगा, यानी कि हायर इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके पास चार्ज हुआ होगा। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीज आती है, शेयर होल्डर इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म डेट। सर शेयर होल्डर इक्विटी पेरेंट का भी होगा और सब्सिडरी का नहीं होगा, क्योंकि सब्सिडरी की शेयर होल्डर इक्विटी यानी कि शेयर कैपिटल को हम नहीं लेते। हाँ पोस्ट एक्विजिशन जरूर लेते हैं सर, वो भी तो बड़ा होगा। एनसीआई जो हमारा नहीं है उसका हिस्सा भी हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, ऐसा ही है, तो एनसीआई रिकॉर्ड किया होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे बड़ा एलिमेंट सब्सिडरी कंपनी की लायबिलिटीज, वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बन गया, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर और नजर आ रहा है ना, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही। वेरी गुड, वी कैन लिंक दैट पॉइंट एज वेल, कि कंपनी ने रिसर्च फेज को फाइनेंस करने के लिए हो सकता है कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन्स या लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग बैंक से ऑब्टेन की हो, बिकॉज ऑफ विच द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन इंक्रीज एंड देयरफॉर the return on capital employed is decreased as compared to the last year of Virun company's individual account. क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब रिटर्न, देखो मैंने कहा ना, अगर किसी रेशियो में तुम ट्रैप कर जाओ तो मैं नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे कमेंट्स करूं, तो फॉर्मूले लिखे इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट, मतलब आप उसको लेफ्ट आउट कर दें, आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, आप उसके फॉर्मूले पे जब फोकस करेंगे ना तो कोई ना कोई रिजल्टेंट आपको मिलेगा, कोई ना कोई आउटकम आपको जरूर नजर आ रहा होगा उसके अंदर। क्या ये बात समझ आ रही है?
अच्छा, माय रिक्वेस्ट इज टू यू ऑल कि आप इस पे कमेंट्स लिखें जरा प्लीज, स्टार्ट करें जरा। अच्छा, लिखने का तरीका क्या होगा सुनिएगा जरा। इंस्टेड ऑफ, सुन जरा प्लीज, इंस्टेड ऑफ कि आप यहां पर हर रेशियो पे अलग अलग कमेंट्स करें, ट्रैप कर जाएंगे, मैंने पहले भी कहा था। आप यहां पे लिखें परफॉर्मेंस की हेडिंग। किसकी हेडिंग डालेंगे? क्योंकि एग्जामिनर, आप अगर रिक्वायरमेंट देखें तो वो भी आपसे कुछ यही कह रहा है। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को अगर आप देखें, एनालाइज दी परफॉर्मेंस, वो आपसे नहीं कह रहा कि कमेंट्स ऑन इंडिविजुअल और रेशियो सेपरेटली, नहीं। एग्जामिनर आपसे ये नहीं चाहता, एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप उसकी परफॉर्मेंस पे कमेंट करें। तो इंस्टेड ऑफ कि आप जीपी मार्जिन, क्योंकि आप जब जीपी मार्जिन की हेडिंग डाल के कमेंट्स करेंगे तो एक दो सेंटेंसेस के बाद आपके अल्फाज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन में क्या लिखूंगा। ये अगर जीपी मार्जिन में ज्यादा लिख दिया तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बात तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इंस्टेड ऑफ कि आप रेशियोज पे इंडिपेंडेंटली या आइसोलेटली कमेंट करें, इट्स रिकमेंडेड कि आप जनरल कमेंटिंग करें। परफॉर्मेंस पे आप जीपी मार्जिन का वर्ड यूज करें, मना नहीं है कि आपने पहले स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के लिए, किक ऑफ करने के लिए मैंने आपको कुछ टूल्स बताया था। नंबर 1, इंटरप्रिटेट करें कि ये रेशियो इंटरप्रेट क्या करता है, इंडिकेट क्या करता है। नंबर 2, हायर इज फेवरेबल और लोअर इज फेवरेबल। और थर्ड, लिंक करें सिनेरियो से। और यहाँ पे लिंक करने के लिए बेहतरीन काम ये है, बेहतरीन काम ये है कि आप ये बताएंगे हर रेशियो के अंदर कि इंडिविजुअल पे जब मैं रेशियो को कैलकुलेट कर रहा हूं और जब कंसोलिडेट पे कैलकुलेट कर रहा हूं तो रेशियो नॉर्मली क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। ये बेसिक कमेंट होगा जो आप जीपी मार्जिन में, नेट प्रॉफिट मार्जिन में और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आप बता सकते हैं कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं वीरूम के इंडिविजुअल अकाउंट को किससे, वीरूम के ग्रुप अकाउंट से, तो रेशियो बढ़ना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? लेकिन यहां पर रेशियो बढ़ नहीं रहा। अब उसका एविडेंस बढ़ा, अब उसको सिनेरियो से लिंक कर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्टार्ट करें जरा, शाबाश, जल्दी से स्टार्ट करें कमेंट्स। और मैं सबके कमेंट्स अभी पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा कमेंट्स को। कंपनी जल्दी स्टार्ट कर, स्टीव सबसे पहले तेरा ही पढ़ूंगा मैं। कंटिंजेंट कंसिडरेशन की वैल्यू क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। क्यों डिक्रीज हो गई? देखो पहली बात तो सुनो, कंटिंजेंट कंसिडरेशन था क्या यार? कमर ये वाली लाइन पढ़ना जरा, कंटिंजेंट कंसिडरेशन वाली ऊपर, ये यहां से पढ़ो जरा, यहां से। वीरूम कंपनी पेड, पेड से पढ़ो राफे। 50 million on 1st January 2003 and will pay a further 300 million of cash on 1st January 2003. इफ अब इफ से पढ़ो जरा, इफ If Sleep company meets certain performance targets. हाँ, अगर परफॉर्मेंस टारगेट को मीट कर गई तो फिर हम ये अमाउंट पे करेंगे, ऐसा ही है। अच्छा, ईयर एंड तक जब तक हम पहुंचे तो क्या कह रहे हैं? एट 31st December द फेयर वैल्यू वाज डीम्ड टू बी 160 मिलियन। इसका मतलब उसने, किसने? स्लीक कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस टारगेट को मीट, जिसकी वजह से कंटिंजेंट कंसिडरेशन डाउन हो गई, कम हो गई। तो यहां पर आप लिंक कर सकते हैं कि थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि स्लीक कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन नहीं किया, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन नहीं किया, जिसकी वजह से कंटिंजेंट कंसिडरेशन की अमाउंट क्या हो गई? कम हो गई। अच्छा, इसकी एंट्री कोई बताएगा क्या एंट्री बनती है? याद करें जरा थोड़ा सा। कंटिंजेंट कंसिडरेशन डेबिट और रिटेन अर्निंग या पीएनएल क्रेडिट। सही कह रहा हूं मैं? अच्छा, रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो रहा है यानी कि पीएनएल क्रेडिट हो रहा है। सही कह रहा हूं मैं? पीएनएल क्रेडिट हो रहा है। कितने से डिफरेंस निकाले जरा, कितना आ रहा है? 50 का, 50 का डिफरेंस आ रहा है, ऐसा ही है। इसका मतलब 50 से पता ये चला कि ये जो प्रॉफिट थोड़ा बहुत भी बढ़ा है ना, ये प्रॉफिट बढ़ा किसकी वजह से? क्योंकि आपने यहाँ पे इनकम रिकॉर्ड की। आपने क्या रिकॉर्ड की है? इनकम। यानी कि पी कंपनी ने अपने अकाउंट्स के अंदर ये इनकम रिकॉर्ड की है, प्रॉफिट को रिकॉर्ड किया है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी बहुत बढ़ रही है। वरना इस ग्रुप को डिबोने में स्लीक कंपनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको देखे ना कि ये जो आपके पास ग्रुप का प्रॉफिट आ रहा है, कितना आ रहा है? ग्रुप का प्रॉफिट कितना आ रहा है? इसमें सब्सिडरी का लॉस कितना है? सब्सिडी को लॉस में चल रही है 170। इसका मतलब बाकी जितना भी प्रॉफिट हुआ है, ये सारा प्रॉफिट किसने कमाया है? पेरेंट कंपनी। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? तो ओवरऑल हम जब बता सकते हैं कि पेरेंट कंपनी इज अ वेरी गुड फॉर्म, यानी कि वीरूम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत साउंड है, बहुत साउंड है एज कंपेयर टू द स्लीक कंपनी।
क्योंकि पेरेंट कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर उसने यहाँ पर कंटिंजेंट कंसिडरेशन का रिवर्सल भी रिकॉर्ड किया है। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? इसको स्टार्ट करें जरा, शाबाश, कमेंट स्टार्ट करें, जैसे भी लिखें लेकिन प्लीज लिखें। जब तक आप नहीं लिखेंगे आपका फेयर बार नहीं आएगा, प्लीज।